समाजवादी पार्टी के संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्हें केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं बीजेपी की बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। अपर्णा ने पीएम मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा, मैं हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करती रही हूं। राष्ट्र की मैं आराधना करने निकली हूं और मुझे भाजपा की स्कीम बहुत प्रभावित करती है। मैं देश के लिए जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता के अनुसार करती रहूंगी। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि उन्हें भाजपा नेता रीटा बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार एक के बाद एक दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां बीते कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम गद्दावर नेता और विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं, तो वही आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपर्णा यादव को बधाई देते हैं और यह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है। अब अपर्णा यादव को क्या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बहु बेटियां सुरक्षित हैं। हरियाणा की तमाम विकास की परियोजनाओं पर अब तेज गति से काम होता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया है। सरकार ने इस कमेटी में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को अध्यक्ष बनाया है, जबकि राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस कमेटी में सदस्य के तौर पर रखा गया है। ये कमेटी हर महीने तमाम विकास की परियोजनाओं की समीक्षा करेगी और उन पर तेज गति से काम हो ये सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इन तमाम परियोजनाओं पर समीक्षा के लिए 24 जनवरी को एक बैठक भी करेंगे। सरकार की 18 विभागों की करीब 82 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर काम जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को फतेह करने के लिए पहले फेज की स्टार प्रचारकों की सूची आज भाजपा ने जारी कर दी है। सबसे नंबर 1 पर जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व का चेहरा सबसे बड़े हैं, दोनों डिप्टी सीएम नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 30 लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी हुई है। अब ये 30 लोग पहले फेज में चुनाव प्रचार कर भाजपा को बड़ी जीत हासिल कराएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये 30 लोग किस तरीके से भाजपा का प्रचार करते हैं और भाजपा को जीत दिलाते हैं। फिलहाल ये पहले फेज के चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि इन 30 लोगों ने भाजपा की जन जन तक लोगों किस तरीके से प्रचार किया और भाजपा को जीत दिलाई है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो वहीं एक तरफ जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी है। इस बीच सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के भी गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के वहीं सहयोगी दलों निषाद पार्टी और अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीसी करते हुए ये कहा कि पीएम मोदी जी और योगी जी के द्वारा प्रदेश में कई काम किए गए हैं। नड्डा ने कहा कि गठबंधन से बहुत शानदार तरीके से काम होगा। साथ ही अपना दल और अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन के सामाजिक न्याय और विकास के लिए काम किया गया है। पटेल के साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए किए गए योगी सरकार ने काम गिनवाए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि घर बार की गठबंधन सरकार शानदार प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मीटिंग आगे बढ़ने के लिए की गई है, सत्ता घेरने के लिए की गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले
गोवा की जनता से एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको एक ऐसा सीएम उम्मीदवार देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है और जो गोवा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और अब जाकर अरविंद केजरीवाल ने पणजी में सीएम पद के उम्मीदवार के लिए अमित पालेकर को चुना है। यानी वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित पालेकर गोवा में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दरअसल 46 साल के अमित पालेकर पेशे से एक वकील है और पिछले साल अक्टूबर में ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। इससे पहले उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी रही है। अमित पालेकर का नाम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो भंडारी समाज से आते हैं और गोवा में करीब 35% लोग भंडारी समाज से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए केजरीवाल ने भी अपने भाषण के दौरान भंडारी समुदाय का तसल्ली से जिक्र किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस भंडारी समुदाय के दांव से पहले गोवा का जातीय समीकरण समझना बेहद जरूरी होगा। साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक गोवा में सबसे ज्यादा 66% हिंदू रहते हैं, जिनमें से 35% भंडारी समुदाय के लोग हैं और गोवा की पूरी आबादी में 25% क्रिश्चियन रहते हैं। इन आंकड़ों से ये तय है कि जिस भी पार्टी के साथ भंडारी और क्रिश्चियन आ गए उसकी जीत का रथ शायद ही कोई रोक पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जाति की राजनीति गोवा में पहले कभी हुई नहीं। गोवा जब से भारत का हिस्सा बना है तब से ही वहां जाति की राजनीति होती आई है। लेकिन ये पहली बार है कि चुनाव के पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि उनका सीएम भंडारी समुदाय और डिप्टी सीएम कैथोलिक समुदाय से होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी पीछे नहीं है, जो मौजूदा सीएम प्रमोद सावंत के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो खुद मराठा कम्युनिटी से आते हैं। और आपको बता दें कि भंडारी के बाद गोवा में सबसे ज्यादा मराठाओं की आबादी है। करीब 18 लाख की आबादी वाले गोवा सबसे छोटा राज्य जिसे कहा जाता है देश का, उसमें आम आदमी पार्टी के एक छोटे से दांव से बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना जैसी छोटी मोटी तमाम बड़ी राजनेताओं और पार्टियों में हलचल मचा दी है। गोवा में आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस ने इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसको लेकर शिवसेना को एक बड़ा ही झटका महसूस हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र जैसे अलायंस की कोशिश गोवा में नाकाम हो गई है। वहीं इसको लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा एनसीपी और शिवसेना में गोवा में भी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की तरह महाविकास अघाड़ी स्थापित करना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। संजय राउत ने कहा कि भले ही गोवा में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन ना हो, लेकिन शिवसेना के साथ हमारी बातचीत जारी है। आपको बता दें गोवा विधानसभा चुनाव में एनसीपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इस विधानसभा चुनाव को कांग्रेस अकेले लड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का कहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। अधिकांश इलाके कोहरे की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ेगा। वहीं उत्तरी पूर्वी राज्यों में बारिश होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में बुधवार से लेकर अगले 3 दिनों तक सर्दी का कहर बढ़ेगा। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ सर्द हवाएं भी चलेगी। इसके साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगते क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगते हुए क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, तो इसी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई रोक को डीजीसीए ने 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। डीजीसीए की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि फ्लाइट्स के निलंबन का असर कार्गो और डीजीसीए की ओर से मंजूरी दी गई फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा। इससे पहले डीजीसीए ने 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित करने का फैसला किया था। भारत आने जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही बंद है। हालांकि जुलाई 2020 से करीब 28 देशों के साथ हुए एयर बबल समझौते के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। इससे पहले डीजीसीए ने 15 दिसंबर 2021 से फिर से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना के मामलों को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेंशन योजना की शुरुआत करने का वादा किया है। वहीं अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार बनने पर पेंशन योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को 18,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। वहीं इसके अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं को और बीपीएल परिवार को हर साल 18,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। वहीं अखिलेश यादव बोले कि सबसे ज्यादा खाते सपा ने खुलवाए थे, सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांच और अकाउंट में सीधे पैसा जाने का काम भी सपा की सरकार में हुआ था। साथ ही कहा कि जिस समय समाजवादी सरकार थी तब हमने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की थी, जिसके तहत 50 लाख से ज्यादा लोगों को मदद मिली थी। पहले सपा सरकार में 6,000 सालाना मिलते थे, अब उन्हें 3 गुना करके दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला में चिर परिचित धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का लोकार्पण जो है वो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री खुद जो है वो रोपवे का सफर जो है वो मुख्यमंत्री ने खुद आज किया। 1.8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का शिलान्यास जो है वो 17 जनवरी 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया था। बीच में कुछ अड़चनें भी आई, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले भी हुआ, लेकिन आखिरकार आज जो है वो जनवरी 2022 में इसका जो है वो लोकार्पण जो है वो कर दिया गया। ये रोपवे जो है वो पर्यटन की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। जो धर्मशाला अब पर्यटक पहुंचेंगे वो इस रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री की माने तो यातायात की दृष्टि से भी ये रोपवे अति अहम माना जाएगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में धौलाधार कन्वेंशन सेंटर, पार्किंग, गंजर महादेव मंदिर कॉम्प्लेक्स, एमसी पार्किंग, इस तरह से कई अलग अलग जो है वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका लोकार्पण जो है वो इस कार्यालय में किया। वहीं इसके पश्चात मुख्यमंत्री जो है वो टांडा में सीटी स्कैन मशीन का भी जो है वो लोगों को समर्पित करेंगे। इस सीटी स्कैन के माध्यम से अब जो है वो लोगों को जो सीटी स्कैन के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज से बाहर जाना पड़ता था, उससे भी निजात मिलेगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष रेणु भाटिया ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रही। इस मौके पर उन्होंने आज सोशल मीडिया पर महिलाओं व बेटियों को अभद्र टिप्पणी करने, अश्लील टिप्पणी करने व उन्हें रेप की धमकी देने वाले आरोपियों को चेताया है कि अब उन पर भी हरियाणा राज्य महिला आयोग की नजर रहेगी। आपको बता दें कि रेणु भाटिया फरीदाबाद की रहने वाली है। उन्हें हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है, जिसके बाद उन्होंने आज पंचकुला के सेक्टर 4 से कार्यालय में पहुंचकर शपथ ली और पदभार ग्रहण किया। देश में कोरोना का थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में 2,82,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 441 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे में 1,58,000 मरीज ठीक हुए हैं और देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 18,31,000 के पार पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को सरकार तमाम मदद पहुंचाई जा रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फिर से कोरोना के केस तेजी से फैल रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि रात भरी बात यह है कि 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ICMR ने कोरोना से लड़ने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ICMR ने कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई दवाओं को कोरोना के इलाज से हटा दिया गया है। इसमें कुछ ओरल एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवाएं शामिल हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि स्टेरॉइड देने से कोरोना के मरीजों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इससे ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां होने का खतरा हो रहा है। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान स्टेरॉइड देने से काफ़ी लोगों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे।
तो एक बार फिर से ऊना में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। अगर बात की जाए तो बीती 24 घंटे में ऊना में 200 केस पॉजिटिव आए हैं। कल जिला प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1026 जो है वो सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 200 लोग जो है पॉजिटिव आए। उसके अलावा अगर बात करें तो पिछले 48 घंटों की, तो ऊना में 2 ओमिक्रॉन के मामले भी जो है वो सामने आए हैं। कुल मिला के 6 लोगों के सैंपल जो है वो दिल्ली भेजे गए थे, जिसमें से 2 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। 4 की रिपोर्ट वापिस अभी आना पेंडिंग है। उसके अलावा अगर कुल बात करें तो आज की डेट में ऊना जिला में 1384 केस जो है वो एक्टिव है। 265 लोग अपनी जान कोविड के कारण ऊना जिला में गंवा चुके हैं। अगर फर्स्ट डोज की बात करें यहाँ पर कोविड की, तो 4,76,822 लोगों को पहली डोज जो है वो जिला प्रशासन द्वारा लगा दी गई है, और दूसरी डोज की बात करें तो 4,36,408 लोगों को दूसरी डोज यहाँ पर दे दी गई है। बूस्टर डोज की भी यहाँ पर बात देखने को सामने मिल रही है, जिसमें जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनको बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दी गई है, और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको भी जिला प्रशासन द्वारा, जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बूस्टर डोज दी जा रही है। अगर आज की डेट में देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक जिला ऊना में 16,433 लोग जो है वो कोविड की चपेट में आए थे, जिसमें से 14,782 लोगों ने रिकवरी की है, और ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। आने वाले दिनों में यह मामले और बढ़ सकते हैं, उसके लिए यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे मेवात जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मेवात जिले के दर्जनों गांव से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर मेवात जिले की सीमा में फिलहाल 2 कट दिए गए हैं, और मरोड़ा कट की डिमांड लगातार इलाके के लोग कर रहे हैं। कैप्टन शक्ति सिंह, उपायुक्त मेवात की माने तो मेवात जिले में उद्योग धंधे तेजी से लगने जा रहे हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ लॉजिस्टिक हब के रूप में भी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मेवात जिले की सीमा में स्थापित होने जा रहा है। इससे न केवल समय व धन की बचत होगी, बल्कि उद्योग धंधे लगने के बाद मेवात के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्रदान होंगे। नशे की लत ने एक 30 वर्षीय जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या करवा दी। 16 दिसंबर को जोमेटो बॉय डिलीवरी देने के लिए अंचल गया हुआ था, तभी 2 युवक उसे रास्ते में मिले। दोनों स्मैक के आदी बताए गए थे। अधिक स्मैक पीने के लिए पैसे नहीं थे, इससे उस युवक जोमेटो बॉय को रोका और उससे पैसे छीनने का प्रयास किया। जब उसने विरोध किया तो पिस्टल निकालकर उसकी पेट में मार दी। दिल्ली ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों रेवाड़ी के रहने वाले हैं। दोनों से जब पूछताछ की गई तो अपराधियों ने बताया कि वो दोनों स्मैक के आदी थे और उस दिन भी स्मैक पी हुई थी। अधिक स्मैक पीने के लिए उन्होंने पैसे के लिए छीना झपटी की थी, जिस पर जोमेटो डिलीवरी बॉय ने विरोध किया। विरोध के चलते ही उन्होंने इसके पेट में गोली मार दी। अगर बात करें तो शहर में लगातार नशाखोरी का व्यापार बढ़ रहा है। यही कारण है कि नशाखोरी तथा अवैध हथियार हर अपराधी के पास है। इसको लेकर भी पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवालिया निशान लग रहा है कि आखिर हर अपराधी के पास कहां से हथियार आ रहा है और नशे का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। घुमारवी बाजार में मंगलवार को शाम के समय 2 गुटों में आपसी जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों का प्रहार किया, जिसमें वहां पर काम कर रहे मजदूरों को चोटें भी आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी दोनों गुटों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गुट नहीं माने। दोनों गुटों के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों गुटों का मेडिकल भी करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी जमीनी विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ है। गणतंत्र दिवस नजदीक है और गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के अलग अलग स्थानों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। खासतौर पर सार्वजनिक स्थान और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ज्यादातर सक्रिय हो गई है। आज रोहतक के रेलवे स्टेशन पर पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने साझा टीम बनाकर जांच पड़ताल की। वही ही नहीं, संदिग्ध इलाकों और संदिग्ध दिखने वाले यात्रियों से भी पूछताछ की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस
15 अगस्त हो या फिर कोई तीज त्योहार हो, इन दिनों में जो आतंकवादी हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अपना निशाना बनाते हैं। इसीलिए इस इलाकों को सार्वजनिक स्थान हो या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, इस पर चेकिंग अभियान चलाया है और संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। हालांकि उनकी आइडेंटिटी भी चेक की जा रही थी और ट्रेन को भी पूरी तरह से खंगाला गया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं, हालांकि वह सक्रिय हो गए हैं और इस तरह के व्यक्ति की अगर कोई किसी प्रकार की सूचना मिले तो पुलिस को तुरंत प्रभाव से सूचना दे। यमुनानगर में दो पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों का काफी लंबे समय से कोर्ट के अंदर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और पुराने जमीनी विवाद को लेकर आज दोनों पक्षों के बीच उस वक्त बहस हुई जब एक पक्ष द्वारा उस जमीन पर दीवार बनाई जा रही थी। तभी दूसरा पक्ष मौके पर आया और उन दोनों ने कहा कि इन दोनों के पास इस जमीन के दस्तावेज हैं और दोनों ही पक्ष इस बात का दावा कर रहे थे कि वो जमीन के मालिक हैं। इसी बीच दोनों के बीच में बहस हुई और बहस के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि एक पक्ष द्वारा पत्थरबाजी और ईंटें बरसाई गई। तो इस तरह से दोनों पक्ष जो है आपस में भिड़ गए। उसके बाद इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई और थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की गई। दोनों पक्षों का यही कहना था कि उन दोनों के पास इस जमीन के दस्तावेज हैं। पुलिस का कहना था कि इस मामले के अंदर जो भी शिकायत आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बताते हैं कि इस जमीन का जो है लंबे समय से जानकारी के अनुसार कोर्ट में विवाद चल रहा था और दोनों पक्ष आज इसी बात का दावा कर रहे थे कि उनके पास जमीन के दस्तावेज हैं। और एक पक्ष द्वारा जब दीवार बनाई जा रही थी तो तभी दूसरा पक्ष मौके पर पहुंचा तो उसने भी इस बात का दावा किया कि ये जमीन उनकी है। इसी बीच दोनों के बीच में इतना तनाव हुआ कि जमकर पत्थरबाजी हुई। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। सोनीपत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार सड़कों के हालात बदतर होते जा रहे हैं और इसी को लेकर दर्जनों गांव के ग्रामीण सोनीपत के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे, जहां मुख्य गेट को बंद किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर सड़कों के नाम पर लिपापोती को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र पर लगातार सड़कें हादसों का कारण बन रही हैं। सोनीपत के गांव सांदल खुर्द में रोड के बीचों बीच खड्डा बना हुआ है और जिसकी वजह से धुंध में कई बार हादसे होने की संभावना बनी रहती है। वहीं जब मौके पर अधिकारी से बातचीत की गई तो अधिकारी ने कहा है कि पूरे सड़कों का एस्टीमेट विभाग को भेज दिया गया है और जल्दी ही जो भी बजट आएगा उसी के अनुरूप सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जनता टीवी के रोजगार चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों ने जहां 75% आरक्षण के कानून को बेहतरीन बताया तो वहीं सरकार से गुहार भी लगाई कि साइबर सिटी के तमाम वो इलाके जहां पे औद्योगिक नगरी बसाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, उन युवाओं को, उन बेरोजगार युवाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से इस बात को लेकर भी गुहार लगाई कि कहीं 75% आरक्षण का यह कानून सिफारिशी कानून में तब्दील न हो जाए। महिला डॉक्टर से बदतमीजी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस संबंध में महिला थाना पुलिस को भी शिकायत दे जा चुकी है। आरोपी ही मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसी के चलते आईएमए की सुबह बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया अगर आरोपी नंबरदार भूपेंद्र सिंह को उसके शाम तक और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेश भर में आईएमए बड़ा आंदोलन करेगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत हरियाणा पुलिस नशे के कारोबारियों पर नकेल लगाती है। उनसे जब्त किए गए माल को कानूनी प्रक्रिया के चलते फिर नष्ट किया जाता है। आज ऐसी ही एक बड़ी प्रक्रिया पेहवा में की गई। अंबाला रेंज के आईजी पहुंचे, उनकी अगुवाई में बड़े नशीले जखीरे को नष्ट किया गया। करीब 51 मामलों में पकड़े गए नशीले जखीरे को कानूनी प्रक्रिया के चलते नष्ट किया गया, जिसमें चरस, गांजा, हीरोइन, सुल्फा इत्यादि थे। नशीली गोलियां थी। हरियाणा पुलिस अक्सर नशे के कारोबारियों पर जब नकेल लगाती है तो उनसे जब्त किए गए माल को मुकदमे के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है ताकि दोबारा इस्तेमाल न हो पाए और अक्सर इस तरह से बड़े अधिकारी की अगुवाई में इसको अंजाम दिया जाता है।